नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और शिक्षक बहाली को लेकर इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 16 मई तक बीपीएससी सिलेबस जारी कर सकता है। शिक्षा विभाग की सहमति से सिलेबस बना है। बीपीएससी सिलेबस जारी करेगा। सब्जेक्ट परीक्षा पैटर्न पूर्णांक की इसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो ऑप्शन है वो आसान नहीं होगा, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तुक्का लगाने पर आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। बीपीएससी अपने स्तर का प्रश्न पूछेगा। महीने के अंत तक विज्ञापन देने की भी यहां पर तैयारी है। और चलिए, हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त जुड़ गए हैं। रजनीश, 16 मई तक सिलेबस भी जारी हो सकता है और महीने के अंत तक विज्ञापन देने की तैयारी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? अब बिल्कुल देखिए, बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने अहम बैठक की है और बैठक में जो है सहमति बन गई है कि अब सिलेबस जो है अगले 4 दिनों के अंदर यानी 16 मई तक जो है सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि पैटर्न को लेकर, पूर्णांक को लेकर और जो मार्किंग पॉलिसी है उसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं उन्हें अभी तक कुछ भी सही जानकारी नहीं मिल सकी है। ऐसे में ये क्लियर हो जाएगा सिलेबस जारी होने के बाद कि आखिर जो सवाल का पैटर्न रहेगा, जो पूर्णांक रहेगा कितने का होगा और पैटर्न किस तरह का होगा। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन की बात आ रही है उसका पूर्णांक 100 रहेगा या 200 रहेगा। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 16 मई तक जो है पूरी तैयारी है सिलेबस जारी करने की और इस महीने के अंत तक विज्ञापन भी जारी करने का आयोग जो है पूरी तैयारी कर लिया है। बता दें आपको कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद, दोनों ने बैठक की है और एक्सपर्ट के द्वारा ये सिलेबस तैयार कराया गया है। जिस सिलेबस में एक तरफ ये कहा जाए कि बीपीएससी अपने अनुरूप सवाल करने की तैयारी में है। अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके भी जानकारी दे दी है कि आसान नहीं होगा तुक्का मारना। मतलब ये है साफ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है सिमिलर सवाल पूछे जाएंगे, यानी आप तुक्का लगाकर अगर चाहेंगे कि सही जवाब हो जाए तो आपको नुकसान हो सकता है। हालांकि ये भी साफ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी जो हेडमास्टर की तरह जो परीक्षा होने वाली है, पहले ही इशारा मिल गया है कि जो पैटर्न होगा हेडमास्टर की जो परीक्षा इससे पहले आयोग ने लिया है उसी आधार पर परीक्षा टीचर बहाली में होगी। लेकिन ये क्लियर है कि अगले 4 दिनों में जो अभ्यर्थी हैं उनका इंतजार खत्म होगा और सिलेबस के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, पूर्णांक क्या होगा। जी रजनीश, जिस तरीके से जो नियोजित शिक्षक है उनकी ओर से लगातार इस नियमावली का विरोध किया जा रहा है, लेकिन सरकार पर कोई असर होता यहाँ पर नहीं दिखता। बिल्कुल देखिए, कई ऐसे पहलू हैं जिस पर जो है लगातार डिमांड किया जा रहा है कि ये जो है मंजूर नहीं है। लेकिन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने साफ तौर से इनकार कर दिया है। कहा है कि नई शिक्षक नियमावली जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है और जिसकी अधियाचना बीपीएससी को ही भेज दी गई है, यानी उस पर अब कहीं से कोई बदलाव नहीं होगा और इसी आधार पर 1,78,026 पदों पर बहाली होगी। जो नई नियमावली बनी है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बता दें 6 to 8 में जो वैकेंसी कम है, यानी जो सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो लाखों की संख्या में है और ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी वंचित हो जाएंगे टीचर बनने से। तो ऐसे में जो नियमावली है उसको लेकर भी विरोध है और सीट कम है उसको लेकर भी लगातार विरोध चल रहा है। जी चलिए रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं शिक्षक बहाली को लेकर। 16 मई तक सिलेबस जारी हो सकता है। बीपीएससी सिलेबस जारी करेगा। सब्जेक्ट परीक्षा पैटर्न पूर्णांक को लेकर सिलेबस में पूरी जानकारी दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के जो ऑप्शन होंगे वो आसान नहीं होंगे। ये बीपीएससी की ओर से बकायदा एक ट्वीट किया गया है जिसके तहत ये जानकारी साझा की गई है। तुक्का लगाने पर नुकसान हो सकता है, ये भी जानकारी साझा की गई है। अपने स्तर पर बीपीएससी जो प्रश्न पत्र है वो जारी करेगा। जो परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो बीपीएससी के स्तर से जारी होगा। महीने के अंत तक विज्ञापन देने की भी यहाँ पर तैयारी है। और चलिए इसी बीच खबर आपको अरवल से बता रहे हैं, जहां पर एक मनचले की पिटाई एक महिला ने कर दी है। दरअसल आरोप ये है कि महिला की बेटी से जो मनचला है वो अश्लील बातें करता था और इसी को लेकर मनचले की पिटाई महिला ने की, जिसकी तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस दौरान सड़क पर काफी भीड़ जमा हो जाती है। बताया जा रहा है कि युवक अपना नाम बदलकर महिला की बेटी को बार बार कॉल कर अश्लील बातें करता था। तभी महिला ने आरोपी को सबक सिखाने की ठानी और उसे कॉल कर भगत सिंह चौक पर पहले बुलाया। जब युवक वहां पर पहुंचता है तो महिला ने पुलिस वाले के सामने ही उसकी पिटाई शुरू कर दी। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि महिला ने आरोपी को किस तरीके से चप्पलों से खूब पीटा है। इस दौरान आरोपी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते भी नजर आया। इसके बाद महिला ने उसे माफ कर दिया और पुलिस में घटना की शिकायत नहीं की।
और कैमूर से आपको खबर दिखाते हैं, जहां पर थाई मंगूर मछली जो कि भारत में प्रतिबंधित है वो मिली है। इसकी जो कीमत है वो काफी अधिक बताई जा रही है। बता दें आपको कि प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली जो है वो जब्त की गई है, जिसकी तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। बंगाल से हरियाणा ये मछलियां लाई जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की और जिस ट्रक से मछलियां ले जाई जा रही थी उसे भी जब्त कर लिया गया है और सभी प्रतिबंधित मछलियों को गड्ढा खोदकर नष्ट कर दिया गया है। वेस्ट बंगाल से आकर और हरियाणा की तरफ जा रही थी मछली। चालक पकड़ा है? नहीं, चालक नहीं पकड़ा है। कैसे सूचना मिली आपको? सूचना फोन पर से मिली थी मेरे को। गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया? सूचना के आधार पर। और इसको आज जमीन दो जब्त किया गया? और अभी जमीन दो जब्त किया जा रहा है। थाई मांगूर है, प्रजाति की मछली है जो कि प्रतिबंधित है पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अपने प्रजाति को छोड़ के सारी प्रजाति की मछलियों को खा जाती है और इसको खाने से बहुत सारे रोग भी होते हैं, इसके लिए इसको प्रतिबंधित किया गया है। और इसी बीच खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं, जहां पर एक तिलक समारोह के दौरान विषाक्त खाना खाने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति और सास इस वक्त बीमार हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। और महिला की मौत के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। सभी लोग अपने एक संबंधी के घर तिलक समारोह में रात में खाना खाने गए थे और इसके बाद एकाएक सभी के पेट में दर्द होने लगता है। बीमार मां, बेटे और बहू को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बहू मुन्नी देवी की मौत हो गई है, जबकि मां और बेटे की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। दाल चावल सब्जी ओकरा बाद चूनी चढ़े लगे जी। तब बस माँ के पेट में दर्द बा, मेरा रू हम में 3 पेशेंट आए, एक गैस्पिंग स्टेट में आया जो विदिन 5 मिनट पेशेंट डेथ हो गया। लाख रिसिटेशन करने के बाद भी, सीपीआर करने के बाद भी पेशेंट को नहीं बचाया जा सका। 2 पेशेंट अभी एडमिटेड हैं और उनको फिजिशियन हमारे देख रहे हैं। और सिवान पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर एक बड़े लूटकांड का खुलासा कर दिया है। ज्वेलरी दुकान में ही लूटपाट को अंजाम दिया गया था। यहां पर 3 अपराधियों को हथियार के साथ पुलिस की ओर से गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने 3 अपराधियों को यहां पर गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की जा रही है। इनके पास से एक देसी पिस्टल, 3 कारतूस, एक बाइक और लूट की चांदी की ज्वेलरी बरामद की गई है। लूट के दौरान अपराधियों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इसमें अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें 3 अपराध कर्मी अभी तक गिरफ्तार किए। इन लोगों ने के कन्फेशन के आधार पर, इन लोगों से पूछताछ के आधार पर घटना में लूटी गई चांदी के जेवरात काफ़ी मात्रा में उसको बरामद किया गया है। घटना में जो पिस्टल यूज़ किया गया था उसको भी बरामद किया गया है और घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयोग किया गया है। और चलिए इसी बीच खबर मधेपुरा से आपको बता रहे हैं, जहां पर टॉप 10 अपराधियों में शामिल कुख्यात नवीन मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि नवीन मंडल पर 50,000 का इनाम घोषित था। उसके घर से पुलिस ने पिस्टल, एक देसी कट्टा और 8 गोली और स्मैक बरामद किया है। नवीन मंडल पर लूट, हत्या, रंगदारी, डकैती, अपहरण के मामले दर्ज हैं और उसके आतंक का आलम यह था कि कई लोग गांव छोड़ चुके थे। उसकी वजह से साल 2016 से ही वो अपराध की दुनिया में सक्रिय था। पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था, लेकिन अब नवीन मंडल पुलिस की गिरफ्त में है। उसके पास से पिस्टल, एक देसी कट्टा और 8 गोली के साथ स्मैक बरामद किया गया है। काफी दिनों से पुलिस को चकमा देके फरार हो जा रहा था, उसकी गिरफ्तारी भी कल कर ली गई है। जब काफ़ी कड़ाई से पूछताछ किया तो इनके द्वारा बताया गया कि हमारे घर के पास में ही कुछ हथियार है। जब यहाँ से टीम गई जांच करने के लिए तो वहाँ पे जो आपने अभी प्रेस विज्ञप्ति के टाइम में जो हथियार देखा है वहाँ हथियार और स्मैक बरामद हुआ। और देखिए, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए अब रियल टाइम में लोगों तक जानकारी पहुंचे, इसके लिए अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने खुद ये जानकारी दी है कि इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नदियों के पूर्वानुमान, जलस्तर की स्थिति, वर्षा की संभावना, इन सभी से संबंधित जरूरी आंकड़े और अलर्ट संबंधित क्षेत्रीय अभियंताओं और जिला प्रशासन को रियल टाइम में जानकारी प्राप्त होंगी। इन आंकड़ों के जरिए
जहां बाढ़ के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी, वहीं खतरे की स्थिति में समय रहते जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस विशेष ऐप में जल प्रबंधन की आधुनिकतम तकनीक का समावेश किया गया है और इससे केंद्रीय जल आयोग, भारतीय मौसम विभाग और बिहार मौसम सेवा केंद्र में से जो प्राप्त आंकड़े हैं उसे भी बेहतर तरीके से उपयोग में लाया जाएगा। वो सभी लोग जुड़े हुए थे, तो बाढ़ के डाटा को किस प्रकार हम लोग सही समय पर, रियल टाइम पर, एक सिक्योर्ड वे में और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जितनी जरूरत हो उतना पहुंचा दे विभिन्न माध्यमों से, तो यही सबसे बड़ी पहल थी। और माननीय मंत्री जी ने इसकी जरूरत महसूस की और इन्होंने विभागीय इंजीनियर्स को, टीम को ये दायित्व दिया कि किस प्रकार हम लोग इस काम को करें और अगले फ्लड सीजन से पहले इसका लाभ लोगों को मिले, हमारे इंजीनियर्स को मिले और लोगों को, सबसे बड़ा है कि लोगों की जान माल की रक्षा करना हम सबका धर्म है। मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है डिपार्टमेंट के लिए। और मुझे शुरू से लगता था कि जो काम हम लोग ग्राउंड पे करते हैं, तो टेक्नोलॉजी को यूज करके फ्लड मिटिगेशन में बहुत बड़ा काम किया जा सकता है और शायद हम लोग टेक्नोलॉजी को उस हिसाब से नहीं यूज कर पाते थे और एक फिक्स पैटर्न पे ही काम करते थे। सिर्फ यही नहीं, मैंने फील्ड में भी अब जो इनोवेटिव आइडिया आ रहा है, जो नया टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने सोल कटिंग किया है, ये भी एक न्यू इनिशिएटिव ही था, अब उसका डिमांड भी मैं देखता हूँ। और बोकारो के रहने वाले इमरान जाहिद की फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं, देश भर के अलग अलग सिनेमाघरों में आज रिलीज हो रही है, जिसको लेकर परिवार काफी उत्साहित है। इस फिल्म में इमरान जाहिद जो है वो IAS ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं। इसे लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है परिवारजनों में, बोकारो के लोगों में। अपने शिक्षकों, मित्रों और परिजनों के लिए फिल्म का खास शो भी रखा गया है। इमरान जाहिद की ओर से कई नाटकों में वो काम कर चुके हैं और मुंबई में लंबा संघर्ष उन्होंने किया है और अब जाकर उनकी पहली फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म एक नौजवान की कहानी है जो सपने देखता है IAS बनने का। बिहार से बहुत गरीब परिवार का होता है, दिल्ली पहुंचता है और तमाम संघर्षों के बाद वो एक IAS ऑफिसर बनता है। ये एक प्रेम कथा भी है। काफ़ी जाने माने लोग इस फिल्म में काम कर रहे हैं। मेरे गुरु और मेंटर महेश भट्ट साहब एक गेस्ट अपीयरेंस में हैं। We are really super proud of Imran for having carried the Bokaro name across the country and I'm sure he will succeed internationally also. The son of the soil from Bokaro has made Bokaro proud. We all wish him very well in his life. हिंदुस्तान की शान है बोकारो और बोकारो की शान है DAV पब्लिक स्कूल और वहां से निकला एक नौजवान, इमरान जाहिद उसका नाम है, जो अपनी पहली फिल्म के साथ आ रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं गया पुलिस की एक हैरान करने वाली तस्वीर। दरअसल यहां पर तस्वीर आप देखिए, पुलिस रात के अंधेरे में एक घर का दरवाजा खटखटाती है। जब दरवाजा नहीं खुलता तो पुलिस वाला ऑटो पे चढ़ जाता है और वहां पर छत पर, उस घर की छत पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो चढ़ नहीं पाता है तो दूसरा पुलिस वाला आता है, वो उसकी मदद करता है और जब सभी लोग छत पर चढ़ जाते हैं तो छत के रास्ते वो घर में प्रवेश करते हैं और वहां पर जो लोग वहां पर हैं, परिवार वालों से दुर्व्यवहार उनकी ओर से किया जाता है। रामपुर थाना क्षेत्र के गेवाल बेघा के रहने वाले जयराम यादव और उनकी बहू ने पुलिस पर तंग करने का आरोप लगाया है। पुलिस पर अभद्र व्यवहार और उनकी बहू ने पुलिस पर तंग करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित जयराम यादव के मुताबिक पुलिस उनके बेटे तिरेल उर्फ सुजीत यादव की तलाश में पहुंची थी, जो 2 कांड में आरोपी है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ये तरीका लोगों की समझ से बाहर है। तो आप इन तस्वीरों को देखिए, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि कैसे एक पुलिस वाला ऑटो पर चढ़ता है और घर की छत पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जब सफल नहीं हो पाता है तो एक दूसरा पुलिस वाला आता है, वो उसकी मदद करता है और जब सभी लोग छत पर चढ़ जाते हैं तो छत के रास्ते घर में प्रवेश करते हैं पुलिस वाले। वहां पर जितने भी लोग थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अभद्र व्यवहार का पुलिस पर यहां पर आरोप लग रहा है
और जो पीड़ित है जयराम यादव, उनके मुताबिक पुलिस उनके बेटे सुजीत यादव की तलाश में वहां पर पहुंचती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का ये तरीका अब पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अरे 11:55 में आई थी और बहुत परेशान किया पुलिस, और टेम्पू पे चढ़कर ऊपर की ओर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, मेरी भाभी को परेशान किया, हाथ भी उठाया मेरे भाई पे, उठाने की कोशिश किया। और वो हमेशा पुलिस बिना मतलब के आते ही रहते हैं, कुछ पूछते हैं तो बोलते हैं कि तुमको नहीं पता है, ऐसे ही हट के बोलते हैं। हम लोग बोला कि सर जांच कीजिए, हाथ है तो वो तिरल यादव वो दिल्ली में था, उसके हम लोग टिकट जो होटल में था सर, उसका रसीद और कोर्ट का जो आदेश आया है कि जांच कीजिए हाई कोर्ट का, वो हम सब एसपी साहब को जाके ऑफिस में जमा किया से 2-3 महीना पहले कि सर जाँच कीजिए, अगर दोषी है तो सर इसको सजा दीजिए और निर्दोष है तो सर इसका जांच पड़ताल कीजिए। और देखिए, चक्रधरपुर के बालाजी मंदिर में 40वां वार्षिक ब्रह्मोत्सव समारोह चल रहा है, जिसको लेकर खास तैयारियां की गई हैं और हर्षोल्लास का माहौल है। और वहां पर देश विदेश से जो सैकड़ों बालाजी के श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। यज्ञ स्थल से निकलती आग की ऊंची ऊंची लपटें, पवित्र मंत्र पढ़ती पुरोहितों की टोली और रंग बिरंगे फूलों से सजा धजा कोना कोना। ये नजारा है चक्रधरपुर के बालाजी मंदिर का और मौका है एक सप्ताह तक चलने वाले 40वें वार्षिक ब्रह्मोत्सव समारोह का, जिसमें अनुष्ठान करने के लिए आंध्र प्रदेश से आई पुरोहितों की टोली तिरुपति के बालाजी मंदिर की तर्ज पर रोजाना हवन और पूजन कर रही है। इस मौके पर जय विजय प्रतिमा की स्थापना के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा पूजा की गई। 40वां वार्षिक पांचान्निका प्रतिष्ठा सहित तिरु कल्याण महोत्सव यहाँ पे चक्रधरपुर क्षेत्र में नियोजित किया जा रहा है। चक्रधरपुर में रहने वाले दक्षिण भारतीय समुदाय ने साल 1983 में बालाजी मंदिर की नींव रखी थी। कुछ दिन बाद ही जब भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, तब से लेकर हर साल इस मंदिर में धूमधाम के साथ वार्षिक ब्रह्मोत्सव समारोह का आयोजन किया जाता रहा है। इस साल भी चल रहे इस पवित्र अनुष्ठान में रोजाना अलग अलग विधि विधान से पूजा हो रही है। 15 मई को वेंकटेश्वर स्वामी के विवाह के साथ ही ब्रह्मोत्सव समारोह की पूर्णाहुति हो जाएगी। श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का विवाह किया जाएगा और 15 तारीख शाम को ये विवाह करने के बाद रात को ये कार्यक्रम को संपूर्ण तरह से स्वस्थ किया जाएगा। बालाजी मंदिर के वार्षिक ब्रह्मोत्सव में शामिल होने के लिए चक्रधरपुर के साथ साथ जमशेदपुर और राउरकेला के अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भी सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। चक्रधरपुर के अलावा अन्य जगहों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं प्रभु बालाजी के दर्शन करने और इस ब्रह्मोत्सव समारोह में शामिल होने के लिए। इसके अलावा अन्य राज्यों से भी कहीं कहीं से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और रांची के साई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर की जो खबरें हैं वो लगातार इस वक्त सुर्खियां बटोर रही हैं। उसे शिफ्टिंग किए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन यहां पर खिलाड़ी जो हैं वो बेहद परेशान हैं और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। जो झारखंड के खेल मंत्री, उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को बकायदा एक पत्र लिखा है और इस फैसले का विरोध जताया है। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि रांची के साई सेंटर से एथलेटिक्स को छोड़कर हॉकी और तीरंदाजी समेत दूसरे खेलों की ट्रेनिंग हजारीबाग के पद्मा में करने का फैसला हुआ है। इस पर आपत्ति जताते हुए रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ ने 9 मई को केंद्रीय खेल मंत्री को पत्र लिखा, तो 10 मई को फोन करके केंद्रीय खेल राज्य से बात की गई और खिलाड़ियों की बात भी उनसे कराई गई। इसके बाद झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन ने भी केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को पत्र लिखकर रांची के साई सेंटर को पद्मा भेजने पर विरोध जाहिर किया है। और इसी बीच जेएमएम और बीजेपी के बीच सियासी संग्राम भी छिड़ गया है।